हेलो एवरीवन। आज फिर मैं नए वीडियो को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज का विषय है आज का विषय है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, यानी गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों के बारे में आज हम बताने का प्रयास करेंगे। और यह है BA सेमेस्टर 2 पेपर के अंतर्गत है, क्योंकि चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे वो महादेवी दत्त देवी के गर्भ से यानी समुद्रगुप्त का एक पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था। और इनका राजवंश गुप्त वंशीय इतिहास के लिए एक स्वर्णिम इतिहास के रूप में एक प्रतिनिधित्व के रूप में उदय हुआ था। क्योंकि वह एक शक पहली एक विजेता के रूप में था, एक पहली, और दूसरी तरफ देखते हैं धर्मनिष्ठ और साहित्य कला के पोषक के रूप में भी था। तो उसके राजकाल का बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो लेखों से पता चलता है। जैसे मथुरा का स्तंभ लेख के बारे में अगर हम देखते हैं कि गुप्तों की जो तिथि, गुप्त संवत की तिथि थी, ये 380 ईस्वी इन्हें माना जाता है। लेकिन फिर भी इनका राज्याभिषेक बताया जाता है कि गुप्त वंश का इसका 375 रहा होगा। लेकिन जो भी है, लेकिन चंद्रगुप्त का नाम बहुत सारे ऐसे स्तंभ लेखों में भी इनका नाम अनेक है। और सांची लेख में भी प्रिय नाम देवराज इन्हें भी बताया गया है। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रवरसेन द्वितीय की जो प्रयाग प्रशस्ति में अगर हम देखते हैं उस ग्रंथों में प्रभावती गुप्ता को महाराजा धीराज यानी श्री देवगुप्त की पुत्री कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय है वो उसका एक अन्य नाम देवगुप्त भी था। उनके मुद्राओं पर भी उसे देवश्री अंकित किया गया। और अभिलेखों में जो मुद्राओं से ज्ञात होता है कि उनकी उपाधियां भी थी, जैसे सकारी, सी चंद्र, नरेंद्र सिंह, सी विक्रम, विक्रमादित्य, ऐसे बहुत सारे अनेक उनकी उपाधियां हैं। और इनकी उपाधियों से ऐसा प्रतीत होता है कि महानता, इनकी राजनीतिक प्रभाव बहुत अधिक थी और इनके प्रभाव बहुत प्रकाश पड़ता भी है। क्योंकि चंद्रगुप्त जो अपने भाई रामगुप्त का वध करके उनकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह करके एक राज्याभिषेक हुआ था। और समुद्रगुप्त अपने पिता की तो पिता द्वारा मनोनीत घोषित भी कर दिया गया था इन्हें। और एक बात देखने को मिलता है कि रामगुप्त को अभिलेखों में बताया जाता है कि चंद्रगुप्त अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके और उनकी पत्नी को अपहरण करके कलंकित करने यानी निंदनीय से बचाए। कहा जाता है कि प्राणों की बाजी लगाकर, क्योंकि रामगुप्त की जो पत्नी है ध्रुव देवी शक राजा ने उठाकर ले गया था, उससे बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा के यहाँ जा करके और एक स्त्री का, कहा जाता है कि स्त्री का रूप धारण करके और उनके महल में घुस गए थे। और इस तरह से शक राजा को हत्या करके और उनकी ध्रुव देवी को अपने पास ले आया। और इस तरह से चंद्रगुप्त एक राष्ट्रीय शासन की सुरक्षा की थी। और भारत की कहते हैं कि उससे ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था, लेकिन अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भूमि को शकों को हाथों से पड़ जाने से इस तरह से बचा लिया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो इस तरह से कहते हैं कि अपने भाई को हत्या करके सिंहासन पर प्राप्त किया था। लेकिन हम कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे उसकी गणना भारत की कहा जाता है कि सुप्रसिद्ध विजेताओं में से भी इनकी गणना की जाती है। क्योंकि इनके पिता समुद्रगुप्त थे महत्वपूर्ण सैनिक अभियानों के बल पर एक सैनिक अभियान धरणीबंध जिसे कहता है उसी का अनुसरण करके दिग्विजय का एक विजय हासिल करके एक नया आदर्श पेश करने का प्रयास किया था इन्होंने। और इस तरह से देखते हैं कि समुद्रगुप्त के जितने भी निर्बल उत्तराधिकारी थे रामगुप्त के शकों का बताया जाता है इसके बारे में। तो ध्रुव देवी की मांग थी, उसकी अपमानजनक प्रस्ताव था, इससे बहुत सारे ऐसे बातें थी जो रामगुप्त जब उस प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं हुए तो चंद्रगुप्त अपने प्राणों को बाजी लगाकर शक राजा को मार डाला था और गुप्त साम्राज्य को नष्ट होने से तो बचाया भी। इस घटना का उल्लेख देवी चंद्रगुप्तम हर्षचरित श्रृंगार प्रकाशन का मीमांसा में ये सब उल्लेख है। तो इस तरह से देखते हैं कि उदयगिरी और सांची अभिलेखों से पता चलता है कि यानी राज्य का अभिषेक हुआ था। उन्हें उस अभिषेक के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को शकों से बदला लेने के लिए सैनिक तैयारी में पूरी तरह से जुट गया था।
और उस समय जो था शक जो था गुजरात, काठियावाड़ और मालवा थी पश्चिमी मालवा की ओर रहा करते थे शक लोग, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो शक के विजय के लिए पूर्वी मालवा की सैनिक को जो आधार बनाया पराजित करने के लिए, उस पर युद्ध करने के लिए। उसके साथ साथ जो है उसके संधि विग्रह जो अधिकारी था सचिव वीरसेन था और सेनानायक जो महाबली विकृत जो थे वो भी थे। यानी इस तरह से शक युद्ध में जो है पूर्वी मालवा को अधीनस्थ यानी पूरे सामंत यानी समकालीन जो कहा जाता था उनके सामंत को वो चंद्रगुप्त द्वितीय की सैनिक सहायता किया। और इस तरह से कहा जाता है कि शक प्रतिद्वंदी यानी रुद्र सिंह द्वितीय को भी पराजित करके चंद्रगुप्त ने पश्चिमी मालवा और गुजरात की पूरी तरह से जो है पूरे साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। तो इस तरह से कहते हैं कि इससे स्पष्ट होता है कि शक विजय के बाद जो चंद्रगुप्त जो द्वितीय जो थे वो यानी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इसीलिए जो इन्हें शकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है शक विजय के फलस्वरूप यही होता है कि गुप्त साम्राज्य के समय में जो है उसकी सीमा जो थी पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गया था। यहाँ तक कि जो भड़ोच यानी गुजरात का जो क्षेत्र बंदरगाह था अब वह व्यापारिक सुविधा जो इनके कार्यकाल में जो है बढ़ गई थी। विदेशों से जो है आयात निर्यात ये सब सारा कार्य का संचालन होने लगी। भारतीय व्यापार बढ़ जाने के कारण पश्चिमी जो सभ्यता था हमारे देश की संस्कृति के सबसे नज़दीक संपर्क स्थापित हुआ। और इस तरह से देखते हैं कि भड़ोच यानी भृगु कच्छ एक सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में भी जो है उदय हुआ। और भारतीय परंपरा के अनुसार हम देखते हैं कि उसके अनुसार भृगु ऋषि ने भी एक तपस्या की थी यहाँ और इस कारण से जो है जो यहाँ पर जो है पुण्य तीर्थ के रूप से जो है मानने लगे। यानी शक विजय के परिणाम स्वरूप यही हुआ कि पश्चिमी मालवा का जो क्षेत्र था चंद्रगुप्त का द्वितीय का अधिकार हो गया और इस तरह से जो पश्चिमी मालवा का जो शासक था नरवर्मन चंद्रगुप्त का ही एक मांडलिक एक अधिकारी था। इसके बाद जो बालिक का के रूप में जो है पराजित करने का प्रयास किया कि महरौली में स्तंभ लेख में पता चलता है बालिकों को पराजित किया था, क्योंकि बालिक विजय से बैक्टीरिया बल्क विजय से ये सब सारा तो नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इसका तात्पर्य यही कि बालिक इसलिए जाति से है क्योंकि उसने यानी उस समय जो बालिक जाति से जो कुषाण जाति से है, कुषाण किसी बैक्टीरिया सुप्रसिद्ध शासक से रह चुके थे ऐसा पता चलता है कि बाद में जो है कुषाणों के वंशजों यानी बालिक कहा जाने लगा। महाभारत रामायण में भी ऐसे प्रमाण प्रस्तुत होते हैं। ऐसे बहुत सारे इतिहासकार ने सिद्ध किया है कि पंजाब का जो ब्यास नदी का जो दोनों तटवर्ती जो भाग था वही भाग जो बालिक कहलाता था। ये बहुत सारे से बातें कही, लेकिन बालिकों का भी विजय हासिल किया था। इसके बाद है बंगाल विजय यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जो था बंग यानी बंगाल को जो है विजय किया था, क्योंकि महरौली प्रशस्ति से अभिलेखों से पता चलता है। यहाँ तक कि उल्लेख है कि सम्राट जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो बंग युद्ध में जो है एकत्रित लोगों को किया था और शत्रुओं को परास्त किया था। इससे संपूर्ण वन भूमि जो ताम्रलिप्ति के नाम से जाना जाता था एक समृद्धशाली एक बंदरगाह के रूप में जो है स्थापित हो चुका था। और बंदरगाह के रूप में जब स्थापित हुआ था तो उसका आर्थिक जो है महत्व की दृष्टि से काफ़ी बढ़ गया था। इससे गुप्तों की जो है बहुत ही महत्व बढ़ा था। और बनारस के हम दक्षिण कोने पर देखते हैं कि नगवा नामक गांव में जो था घोड़े के प्रस्तर मूर्ति से मिली है और इस तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्कीर्ण लेख है और ऐसा प्रतीत होता है वहाँ की उसके द्वारा जो है अश्वमेध यज्ञ का भी जो आयोजन किया प्रमाण मिलता है। तो इस तरह से गणराज्यों पर जो है विजय गणराज्यों को भी समाप्त कर दिया था, क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत में अगर हम देखते हैं कि गणराज्यों को जो है भयभीत होकर जो है समुद्रगुप्त की जो अधीनता जो स्वीकार कर लिया था समुद्रगुप्त के समय, लेकिन उन राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित समुद्रगुप्त नहीं किया था गणराज्यों को। इसलिए पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाण या अवंती का जो छोटे छोटे जो क्षत्रपों के रूप में जो है गुप्त साम्राज्य के बीच में जो था यानी हम देखते हैं उत्तर से लेकर जो है दक्षिण तक जो है छोटे छोटे जो है गणराज्य के रूप में स्थित था। वे स्वतंत्रता प्रेमी थे लेकिन विदेशी आक्रमण को रोकने में बिल्कुल असमर्थ थे। इसीलिए देखते हैं कि चंद्रगुप्त जो थे राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो पश्चिमोत्तर अभियान तो किया लेकिन इसको जो राज्यों को नष्ट किया। यहाँ तक उत्तर भारत के पश्चिमी भागों को यानी गुप्त साम्राज्य की जो सीमा थी उसमें परिवर्तन किया और उसमें शक्ति में भी जो है अपार वृद्धि हुई।
इसके बाद देखते हैं दक्षिणापथ का पुनर्विजय किया, यानी चंद्रगुप्त जो थे द्वितीय दक्षिण की ओर जो है ध्यान दिया और वहाँ पर पुनर्विजय के लिए यानी गुप्त वंश के प्रभुत्व की स्थापना इन्होंने किया था। क्योंकि कहा जाता है कि रामगुप्त के शासनकाल में दक्षिण भारत के जो जितने भी राजाओं थे गुप्तों के अनुशासन से मुक्त होने का प्रयास किया था। और यहाँ तक हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त अपने बाहुबल से जो है पुनः जो अपना वहाँ अधिकार सुदृढ़ सुव्यवस्थित किया, अपने अधिकार किया। या मेहरुली स्तंभ लेख से भी इससे ऐसा प्रमाणित होती है। लेकिन चंद्र प्रताप यानी मतलब कहा जाता है कि यहाँ पर जो चंद्रगुप्त का कोई सैनिक अभियान नहीं भेजा था, लेकिन फिर भी जो है उसकी अधीनता थी। इस तरह से चंद्रगुप्त जो द्वितीय जो था एक अपने शक्तिशाली और एक प्रभावशाली राजवंशों के साथ जो है वैवाहिक संबंध जो है स्थापित करने का प्रयास किया और स्थापित किया भी। उसने अपने शक्ति से अपने शत्रुओं को जो है परास्त करके अपने प्रभाव वृद्धि में बहुत बड़ा वृद्धि किया। क्योंकि वैवाहिक संबंध से जो है उसकी राजनीति में बहुत ही जो है प्रभाव हुआ। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो नागवंश या वकाटक वंश या कदम वंश इन लोगों के राजकुमारियों से जो है विवाह भी किया। और नागवंश के जो विभिन्न जो शाखाएँ जो थी पद्मावती, विदिशा, इक्षत्र जो शासन करती थी इस वंश के साथ अपने चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनकी राजकुमारियों से जो है विवाह किया। जिससे नागवंश के कुबेर नागवंश की जो राजकुमारी जो थी वो कुबेर नागा से विवाह किया। और इसके लिए जो है अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का राजकन्या से जो उत्पन्न हुई थी। तो इससे जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अगर हम देखते हैं कि अपनी पुत्री चंद्रगुप्त यानी प्रभावती गुप्ता का जो विवाह था वकाटक वंश के जो रुद्रसेन द्वितीय के साथ जो है विवाह करा दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनका प्रभाव जो धीरे धीरे जो है वैवाहिक संबंध इस तरह से अपनाया कि उन्होंने जो प्रभाव अपने साम्राज्य में जो है काफ़ी बढ़ गया। और कदम राज्य के साथ राज्य के जो राजकुमारी थी उनके साथ भी विवाह किया और कुंतल नरेश के साथ भी किया था। इस तरह से हम कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त जो था वो अपने साम्राज्य विस्तार का अनुसरण और विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था। और पश्चिमी साम्राज्य का जितने भी पश्चिमी पंजाब में से लेकर जो है पूर्वी बंगाल तक जो है यानी उत्तरी कश्मीर से लेकर दक्षिणी सीमा दक्षिण पश्चिम के गुजरात, काठियावाड़ पूरी क्षेत्रों तक जो है अपना विस्तार जो है फैला दिया था। तो दक्षिण में इसका भी प्रत्यक्ष शासन विंध्य प्रदेश तक ही इसका विस्तृत था, साम्राज्य था इसका। और कावेरी प्रदेश के विंध्य क्षेत्र का जो दक्षिण भाग था इनका प्रभाव में था, इनका क्षेत्र था इनका। तो इसका शासक प्रबंध के बारे में अगर हम देखते हैं कि इनके एक कुशल शासक की भी तरह था। क्योंकि महाराजा धीराज या महाराज राजा धीराज या परम भट्टारक, परम भागवत, ये सब सारी चीज़ की जो उपाधियाँ जो है इनकी थी। क्योंकि गुप्त शासन का एक श्रेष्ठ अधिकारी के रूप में था। और इस तरह से परम भट्टारक, परम भागवत ये सब उपाधि धारण किए हुए थे। तो इस तरह से बहुत सारे अधिकारियों को जो है इन्होंने नियुक्त किया था। और नियुक्त करके जो है एक जो है बहुत बड़ा जो है यानी अपने कार्य संचालन के लिए अपने शासन व्यवस्था को जो है मजबूत किया था। तो इस तरह से देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है अपने मंत्रियों को यानी अपने सभा में जो बहुत सारे से मंत्री परिषद भी होते थे। तो मंत्री परिषद में बहुत सारे बुद्धिमान या जो अनुभवी होते थे, सभी लोग सैनिक या कार्यों में जो है सहायता करते थे। तो इस तरह से जो है इनका जो है अगर हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, क्योंकि धार्मिक जो स्थिति के बारे में अगर देखते हैं कि चंद्रगुप्त एक धार्मिक शासन प्रवृत्ति के सम्राट था। वह क्योंकि वह वैष्णव धर्म को जो मानते थे और उनके मुद्राओं के पृष्ठ पर जो है विष्णु वाहन गरुड़ का भी चित्रण है और इस तरह से अंकित है। और उदयगिरी की जो गुफा दीवारों में भी जो है वैष्णो देवी देवताओं की जो मूर्तियों का भी जो उल्लेख है उत्कीर्ण कर किया गया है। गुफाओं में ये भी देखते हैं कि विष्णु भगवान की चतुर्मुखी मूर्ति और भुजाओं में जो है लक्ष्मी की प्रतिमा जो है अंकित है। तो इस तरह से देखते हैं धार्मिक से नीति इनकी बहुत धार्मिक दृष्टि करने अगर साहित्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो शासनकाल में जो है साहित्य की बहुत बड़ी विकास भी थी, प्रगति भी थी और सम्राट स्वयं विद्वानों का संरक्षक भी था। यहाँ तक उनके दरबार में जो है नवरत्न भी थे, क्योंकि कालिदास, धर्मंत्री, छपना, कमर सिंह, शक, बेताल भट्ट, घटपर
और वरामिहिर, वरुचि इत्यादि जो है इनके दरबार में नवरत्न कहे जाते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के कवियों की जो है परीक्षा भी ली जाती थी, क्योंकि विद्वानों की एक परिषद होती थी। उस परिषद में जो है कालिदास, जो है भारवी, अमरू, हरिचंद, ये सब जो है नाम आता है, जो परीक्षा इन लोगों की ली गई थी। इनकी विदेश नीति भी जो है काफ़ी सफल रही थी, क्योंकि देखते हैं कि चंद्रगुप्त की जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो है विदेश नीति उनके वैवाहिक नीति से ही जो सफल रही, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है कालिदास को जो है अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था कालिदास को। तो कालिदास वहाँ जाकर, वहाँ से कालिदास ने वापस आकर सम्राट को बताया कि अपना शासन का भार जो चंद्रगुप्त द्वितीय के ऊपर डालकर भोग विलास में लिप्त है। तो इस तरह से जो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है उपाधियाँ तो के बारे में बताएं कि बहुत सारी इनकी उपाधियाँ थी, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त जो है द्वितीय एक साम्राज्यवादी गुप्त सम्राटों में ही महान नहीं था, बल्कि सभी भारत के प्राचीन राजपुरुषों में सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय सम्राट के रूप में सुप्रतिष्ठित था, क्योंकि वह समुद्रगुप्त की भांति जो था ये भी पराक्रमी योद्धा और सफल विजेता के रूप में था। यहाँ तक कि देखते हैं कि महत्वाकांक्षी सम्राट के रूप में जो है एक प्रबल के रूप में सिद्ध हुआ था। इस प्रकार चंद्रगुप्त के हम देखते हैं कि समक्ष अनेक आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से जो इनकी समस्याएं खड़ी हुई थी। जैसे रामगुप्त की बगावत, राम साम्राज्य का विभाजन, ये तत्कालिक समस्या थी। इनके पिता जो समुद्रगुप्त भी अनेक अधूरे कार्य को छोड़ रखा था। उसके उत्तर भारत के जितने भी सारे दुश्मनों को जो है उन्मूलन किया था, लेकिन उसमें से बहुत सारे बंगाल और आर्यावर्त के बहुत सारे नाग राजाओं की जो शक्तियाँ थी वो नष्ट नहीं हुई थी। इस प्रकार पश्चिम भारत में भी शक और पश्चिमोत्तर भारत कुषाण राजाओं से बने हुए थे। तो इस तरह से देखते हैं शक्तिशाली इन शत्रुओं को जो है विनाश करना बाकी था, इसलिए उत्तर पश्चिम दक्कन का जो वकाटक की जो शक्ति था वो भी विराजमान थी। अतः इन समस्याओं से जो है एक साथ जो है निपट कर मगध के गुप्त साम्राज्य को एक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित और बनाने का और दायित्व निभाने का इन्होंने अपने कंधों पर जो उत्तरदायित्व निभाया। तो इस तरह से देखते हैं कि भाई की बगावत से जूझना और पिता के अधूरे कार्य को पूरा करना चंद्रगुप्त का द्वितीय का जो है जीवन का जो है प्रमुख रूप से इनका लक्ष्य बना था। तो इस तरह से देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बहुत सारी इस तरह से उपलब्धियाँ थी। तो इस तरह से जो है आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मैं दूसरे वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा गुप्त वंशों के बारे में।